तो राम राम जी, मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूं। तो आज की कहानी हमें भेजी है आदित्य ने, जिनके साथ यह पूरा इंसिडेंस हुआ था। तो गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, दोनों कानों में हेडफोन लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा ये कि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। और गाइस, वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश, बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के घने जंगल, ठंडी हवाओं की सरसराहट और घाटियों में गूंजती रहस्यमयी खामोशी। यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही डरावनी कहानियों से भी भरी हुई है। इन्हीं कहानियों में से एक है बरोग गांव की सुरंग, जिसे लोग टनल नंबर 33 के नाम से भी जानते हैं। यह सुरंग कालका शिमला रेलवे लाइन पर स्थित है। दिन में तो यहाँ से सैकड़ों लोग गुजरते हैं। ट्रेन धड़धड़ाती हुई आती जाती रहती हैं। पर्यटक इस ऐतिहासिक रेलवे लाइन का मज़ा लेते रहते हैं। लेकिन जैसे ही रात ढलती है, लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, टनल नंबर 33। कहते हैं यह सुरंग सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बनी है। इसके हर कोने में एक अधूरी आत्मा की चीखें गूंजती हैं। एक अंग्रेज इंजीनियर जिसका नाम था कर्नल बरोग, इसी सुरंग के निर्माण का जिम्मेदार था। लेकिन निर्माण के दौरान हुई एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अपमान और तिरस्कार ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने खुद इसी जगह गोली मारकर अपने आप की आत्महत्या कर ली। और तभी से यह सुरंग बन गई एक मौत का रहस्य का अड्डा। तो बात है 2018 की। ठंडी सर्दियों का मौसम, बर्फीली हवाएं पूरे हिमाचल को जकड़े हुई थी। इसी समय शिमला घूमने आए 3 दोस्त, आदित्य, रोहन और मीरा। ये लोग तीनों कॉलेज के दोस्त थे और पहली बार हिमाचल ट्रिप पर निकले थे। शिमला की ठंडी वादियों में घूमते फिरते हुए उन्होंने एक छोटे से होटल में रात गुजारने का फैसला किया। होटल के बाहर जलती अलाव के पास बैठा एक बुजुर्ग आदमी उनकी बातचीत सुन रहा था। चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों में अनुभव की गहराई और आवाज़ में अजीब सी गंभीरता। उसने धीरे से कहा, बेटा, घूमना फिरना तो ठीक है, पर एक जगह है जहां रात को कदम भी मत रखना। तीनों दोस्त उत्सुक हो गए। आदित्य ने तुरंत पूछा, कहाँ बाबा, कौन सी जगह है वो? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, बरोग की सुरंग, टनल नंबर 33। वहाँ रात के सन्नाटे में लोग चीखें सुनते हैं। कईयों ने तो सफ़ेद कपड़ों में एक अंग्रेज को वहाँ खड़े देखा है। कई लोग तो अंदर जाकर कभी लौट ही नहीं पाए। रोहन के चेहरे पर डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी और वह बोला, मतलब असली भूत ऊत है क्या वहाँ? मीरा ने बात काटी और बोली, छोड़ो ये सब। लोकल लोग तो पर्यटकों को डराने के लिए कुछ भी कहानियाँ बनाते रहते हैं। लेकिन उस बुजुर्ग की बात को सुनकर आदित्य की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वह बोला, क्यों ना हम खुद जाकर देखें, आखिर ये सब बातें सच भी है या नहीं, कि बस अफवाह ही उड़ाए जा रहे हैं। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा,
जिज्ञासा अच्छी है, मगर कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। रात के खाने के बाद जब तीनों दोस्त अपने कमरे पर बैठे हुए थे तो वही कहानी बार बार उनके दिमाग में घूमने लगी। बाहर ठंडी हवाएं खिड़की के शीशे से टकरा रही थी और कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। तभी आदित्य बोला, सोचो जरा, अगर ये कहानी सच निकली तो हम इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं। रोहन ने तुरंत कहा, इतिहास का हिस्सा बनने के लिए जान भी तो बची रहनी चाहिए ना। मुझे तो ये आइडिया अच्छा नहीं लग रहा है यार। मीरा चुप थी। उसके दिल में थोड़ा डर तो था, लेकिन वह ये दिखाना चाहती थी। आखिरकार आदित्य ने दबाव डालते हुए कहा, हम तीनों साथ होंगे, टॉर्च कैमरा सब लेकर चलेंगे और हाँ, सिर्फ देखकर वापस आ जाएंगे बस। कुछ देर की बहस के बाद मीरा और रोहन मान गए। तय हुआ कि आधी रात को वो वही टनल नंबर 33 पर जाएंगे। रात के कुछ 11:30 ही बजे थे। तीनों ने गर्म कपड़े पहने, टॉर्च और कैमरा उठाया और होटल से बाहर निकल पड़े। सड़क पूरी तरीके से सुनसान थी। पेड़ों की डालियां में बर्फ टपक रही थी। ठंडी हवा हड्डियों तक को चीर रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली कड़क रही थी। तभी मीरा ने कांपते हुए कहा, यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या सच में हमें वहाँ जाना चाहिए? आदित्य मुस्कुराया और बोला, अरे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। बस थोड़ी ही देर में हम वापस आ जाएंगे। रोहन बुदबुदाया और बोला, उम्मीद करता हूँ तुम सही कह रहे हो। धीरे धीरे वे लोग बरोग गांव की तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही देरी में सामने दिखाई दी उनको टनल नंबर 33 की काली, खामोश और भयानक शक्ल। बरोग गांव की ओर जाते जाते रात गहराती जा रही थी। घड़ी की सुइयां 11:55 पर अटकी हुई लग रही थी। जैसे जैसे वे तीनों टनल नंबर 33 के करीब पहुंचते जा रहे थे, ठंडी हवा और भी तेज होती जा रही थी। सड़क किनारे बने पुराने पत्थर के घर अंधेरे में भुताहा आकृतियां जैसे लग रहे थे। कुछ खिड़कियां टूटी हुई थी और उसमें से हवा गुजरकर अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ निकाल रही थी। आखिरकार दूर अंधेरे में एक काली लंबी आकृति दिखाई दी। टनल नंबर 33। उसके मुहाने पर जमी काई, दीवारों से टपकता पानी और चारों तरफ फैली खामोशी। यह कोई साधारण सुरंग नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे मौत का दरवाज़ा हो। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। यह देखकर तो मीरा की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमें यहाँ पर देख रहा है खड़ा होकर। रोहन ने कांपते हुए हंसी उड़ाई और बोला, अगर कोई होगा भी ना तो सीसीटीवी कैमरा ही होगा, भूत प्रेत तो नहीं होगा। लेकिन उसकी आवाज़ में भी डर साफ झलक रहा था। आदित्य ने कैमरे निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये रहा हमारा एडवेंचर। टनल नंबर 33, बरोग, हिमाचल प्रदेश। आधी रात। देखते हैं क्या सच में यहाँ कोई आत्मा है या सिर्फ कहानी। यह उस रिकॉर्डिंग में वह बोलने लगा। तीनों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सुरंग के अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उनके पूरे शरीर पर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो हवा अचानक भारी हो गई हो। टनल के भीतर से टप टप
पानी की आवाज़ आ रही थी। दीवारों पर सीलन थी और फर्श पर जमी नमी के साथ कदमों की आवाज़ दोगुना गूंज रही थी। हर आवाज़ उन्हें दुगनी डरावनी लग रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है? रोहन ने टॉर्च उठाई और पीछे तरफ घुमाया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था तो बस काला अंधेरा और दीवारों पर नाचती उनकी अपनी परछाइयाँ। कुछ ही देर में आदित्य का टॉर्च टिमटिमाने लगा। रोशनी बार बार बुझ रही थी, जैसे बैटरी ख़त्म हो रही हो। रोशन घबरा कर बोला, अरे यार, मजाक मत करो। ऐसे समय पर टॉर्च बंद हुई तो सोचो क्या होगा। आदित्य ने कहा, बैटरी नहीं है, अभी होटल में ही डाली थी। अपने आप क्यों टिमटिमा रही है फिर ये लाइट? समझ नहीं आ रहा है। तभी सुरंग के बीचों बीच एक सफ़ेद आकृति उन्हें दिखाई दी। वह चुपचाप खड़ी थी, बिना हिले डुले। मीरा की यह देखकर चीख निकल गई और वह बोली, वो देखो वो। आदित्य ने भी आवाज़ लगाई और वह बोला, कौन है वहाँ? कौन है? अगर कोई मजाक कर रहा है तो बंद करो, ये मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी, जैसे हवा में वह विलीन हो रही हो। रोहन ने डर से कैमरा नीचे गिरा दिया और बोला, ये इंसान नहीं था, ये कुछ और ही था। अचानक दीवार पर गीले धब्बे, खून जैसे लाल आकृतियां दिखने लगी। मीरा ने टॉर्च दीवार पर डाली तो देखा तरल धीरे धीरे नीचे बह रहा है। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और वह बोली, ये खून है, ये खून है। आदित्य भी पहली बार चुप हो गया। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। तभी एक ठंडा हवा का झोंका आया और सभी की टॉर्च एक साथ बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा सा छा गया। अंधेरे में आदित्य को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा है। वह घुटते हुए चिल्लाया, कोई है? मुझे छोड़ो। मीरा और रोहन ने उसे खींचकर बचाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत आदित्य को अंदर गहराई की ओर खींच रही है। किसी तरह तीनों ने हिम्मत जुटाई और एक दूसरे को पकड़कर सुरंग से बाहर की ओर भागने लगे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हो। जैसे ही वे वहाँ से बाहर निकले, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। उनकी टॉर्च अपने आप ही जल उठी। सुरंग से बाहर भागकर आए तीनों दोस्त हाँफते हुए जमीन पर बैठ गए। दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें टूट टूट कर निकल रही थी। सामने खड़ा वही बूढ़ा आदमी अपनी लालटेन उठाए शांत खड़ा था। उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था और आवाज़ में एक भारीपन था। और वह बोला, कहा था ना बेटा, यह जंगल इंसानों के लिए नहीं है। आधी रात को यहाँ कदम रखना मतलब मौत को दावत देना है। आदित्य ने घबराई आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा धीरे धीरे उनके पास आया और पत्थर पर बैठ गया और बोला, मेरा नाम शिवानंद है। मैं बरोक गांव का रहने वाला हूँ। जिंदगी के 77 साल यहीं काटे हैं और इतने सालों में मैंने इस सुरंग के बारे में जितनी कहानियाँ सुनी और देखी हैं, वो किसी को भी हिला देने के लिए काफ़ी है। तीनों दोस्त अब शांत होकर सुनने लगे। मीरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये सुरंग आखिर इतनी डरावनी क्यों है बाबा?
हमने सच में अंदर किसी को देखा था, वो इंसान तो नहीं था। शिवानंद ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने सही देखा है, वो इंसान नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी और उसका नाम कर्नल बरोक था। रोशन की आंखें यह सुनकर फैल गई और वह बोला, कर्नल बरोक? मतलब वही जिसके नाम पर इस गांव का नाम पड़ा है? शिवानंद ने सिर हाँ में हिलाया और बोला, ये कहानी बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की। शिवानंद ने बताया, 1903 के आसपास की बात है। अंग्रेज इस पहाड़ी इलाके में कांकला शिमला रेलवे लाइन बिछा रहे थे। हर टनल का इंजीनियर प्रभारी होता था। टनल नंबर 33 की जिम्मेदारी दी गई थी कर्नल बरोक को। वह बहुत ही होशियार इंजीनियर था, लेकिन इस कठिन पहाड़ में काम करना आसान नहीं था। उसने गणना की और दोनों तरफ से सुरंग खुदवाना शुरू किया, एक सिरा गांव की ओर और दूसरा सिरा पहाड़ की दूसरी तरफ। पर उसकी गणना में एक छोटी सी गलती हो गई। जब दोनों तरफ से सुरंग की खुदाई लगभग मिलने ही वाली थी, तब पता चला कि रास्ता सीधा नहीं मिल रहा था। पूरा महीनों का काम बेकार चला गया। अंग्रेज हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान हुआ और सबसे बड़ी बात, पूरे इलाके में उसका मजाक उड़ाया गया। शिवानंद की आवाज़ भारी हो गई और वह बोला, कर्नल बरोक बहुत ही आत्मसम्मानी था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि लोग उसे नाकाम इंजीनियर कहें। गांव के लोग, मजदूर और यहाँ तक कि अंग्रेज अफसर भी उसकी हंसी उड़ाने लगे थे। उस अपमान ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। एक दिन वो अपने पालतू कुत्ते के साथ इस अधूरी सुरंग के पास आया और अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। कहा जाता है कि उसने अपनी जान यहीं दी थी, क्योंकि ये जगह उसके सबसे बड़ी हार की गवाही थी। और तब से उसकी आत्मा इसी टनल में भटक रही है। मीरा की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए और वह बोली, मतलब वो बेचारा बस अपमान की वजह से मारा गया। शिवानंद ने लालटेन उठाई और सुरंग की ओर इशारा किया। रात के वक्त लोग यहाँ अक्सर सफ़ेद कपड़ों में एक अंग्रेज को खड़ा देखते हैं। कभी वह शांत खड़ा रहता है और कभी अचानक गुस्से में चीख पड़ता है। कई बार ट्रेन ड्राइवरों ने भी दावा किया है, सुरंग से गुजरते वक्त पटरियों पर कोई आदमी खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही ट्रेन पास पहुंचती है वह गायब हो जाता है। कुछ यात्रियों ने तो यहाँ तक कहा है कि सुरंग से गुजरते वक्त अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है और अंदर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। रोहन ने घबरा कर कहा, यानी जो हमने अभी देखा है वो सच था? कर्नल बरोक की आत्मा अब भी यहीं है? शिवानंद ने गहरी नज़र से आदित्य को देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज वह सिर्फ दिखा और तुम्हें डराकर छोड़ दिया, लेकिन अगर उसका गुस्सा भड़क गया होता तो तुम्हें वहाँ जिंदा रहने नहीं देता। उसकी आत्मा शांत नहीं है, वह अब भी उसी दर्द में फंसी हुई है, अपमान, हार और मौत का दर्द। और जब भी कोई आधी रात को सुरंग में जाता है तो वो मान लेता है कि लोग उसका मजाक उड़ाने आए हैं। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर वह आत्मा सच में है तो क्या उसे शांति दिलाई जा सकती है? शिवानंद ने धीमे स्वर में कहा, मुक्ति देना आसान नहीं है बेटा। आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई उसे सम्मान देगा, उसकी पीड़ा समझेगा। लेकिन याद रखो, कोशिश करने वालों की जान भी जा सकती है। तीनों दोस्त यह सुनकर सन्न रह गए।
उनके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था, सफ़ेद कपड़ों में खड़ी आकृति, अंधेरे में किसी का गला पकड़ना और दीवारों पर खून के धब्बे। मीरा कांपते हुए बोली, मैं अब कभी अंदर नहीं जाऊंगी। रोहन ने हामी भरी और बोला, हाँ पागलपन है ये, मरना है क्या। लेकिन आदित्य की आंखों में अब भी वही चमक थी। उसने धीरे से कहा, नहीं, अगर हम सब भाग गए तो उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रह पाएगी। हमें उसकी मदद करनी ही होगी, चाहे जैसे भी हो। मीरा और रोहन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या आदित्य में फिर से सुरंग में जाने की सोच रहा था? सुरंग के पास खड़े शिवानंद की बातें सुनने के बाद तीनों दोस्तों के मन में अजीब सा तूफान मचा हुआ था। मीरा और रोहन तो बिल्कुल भी वापस नहीं जाने के पक्ष में थे, लेकिन आदित्य का दिल कुछ और ही कह रहा था। होटल लौटकर तीनों कमरे में बैठ गए। बाहर से ठंडी हवाएं अब भी चीख रही थी, खिड़कियों पर बर्फ जमी हुई थी। कमरे की पीली रोशनी अब भी माहौल को रहस्यमयी बना रही थी। मीरा ने गुस्से से कहा, आदि, तुमने देखा ना अंदर क्या हुआ था? किसी ने तुम्हारा गला दबोच लिया था। अगर हम जरा भी देर और रुकते तो शायद तुम जिंदा भी नहीं बचते। रोहन ने हामी भरी और कहा, हाँ यार, मुझे तो अभी तक दिल की धड़कन तेज महसूस हो रही है। अब पागलपन मत करो, यहाँ घूमने आए हैं, अपनी जान देने नहीं। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं डर को समझता हूँ, लेकिन सोचो, वो आत्मा आज तक शांति नहीं पा सकी। उसकी गलती बस इतनी ही थी कि गणना में थोड़ी चूक हो गई, लेकिन अपमान ने उसे मार दिया। क्या हमें उसकी आत्मा को यूं ही भटकते देना चाहिए? मीरा झुंझलाकर बोली, हम कोई तांत्रिक या पुजारी नहीं हैं जो आत्मा को मुक्त करेंगे। हमें इस सबसे दूर रहना चाहिए। आदित्य ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर हम मदद नहीं कर पाए तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, और हो सकता है हमें कोई रास्ता मिल जाए। रोहन ने माथा पकड़ लिया और बोला, यार, ये रोमांच का शौक तुम्हें कहीं ले डूबेगा। कुछ देर चुप्पी छाई रही। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ साफ सुनाई पड़ रही थी। फिर अचानक आदित्य ने कहा, शिवानंद बाबा ने बताया था कि आत्मा को सम्मान चाहिए। हमें किसी ऐसे इंसान को मदद के लिए बुलाना होगा जो मंत्रोच्चार कर सके, जैसे कि कोई पुजारी। अगले दिन सुबह तीनों ने गांव में पूछताछ शुरू की। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर किसी ने नाम बताया, पंडित जी का, एक स्थानीय पुजारी जो आत्माओं और भूत प्रेत की विद्या में निपुण माने जाते थे। गांव के किनारे देवदार के पेड़ों से घिरे छोटे से मंदिर में वे पहुंचे। मंदिर के भीतर अगरबत्ती की खुशबू और शंख की आवाज़ गूंज रही थी। पंडित जी सफ़ेद कपड़ों में बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। तीनों ने उन्हें प्रणाम किया और सारी घटना उन्हें बता दी। पंडित जी कुछ देर तो चुप रहे, फिर बोले, मैं जानता हूँ उस सुरंग का इतिहास। कई बार लोग मेरे पास आए हैं, कुछ तो जिंदा लौट कर भी नहीं आए। लेकिन अगर तुम सच में आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मीरा ने तुरंत कहा, नहीं पंडित जी, हमें इसमें नहीं पड़ना, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, पंडित जी, हम तैयार हैं, बस हमें बताइए कि क्या करना होगा। पंडित जी ने उन्हें समझाया, आधी रात को टनल में दीपक जलाकर विशेष मंत्रोच्चार करना होगा। आत्मा प्रकट होगी और विरोध करेगी। वह तुम्हें डराएगी, तुम्हारी परीक्षा लेगी। लेकिन अगर हम हिम्मत रखेंगे और मंत्रोच्चार में बाधित नहीं होगा तो आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। रोहन ने डरते हुए पूछा, अगर आत्मा ने गुस्से में कुछ कर दिया तो? पंडित जी ने गंभीर स्वर में बोला, तब तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन सच मानो, आत्मा का गुस्सा भी उसकी पीड़ा से ही उपजा होता है।
अगर हम उसे सम्मान देंगे तो उसका दर्द कम होगा। आदित्य ने बिना झिझक हामी भरी। मीरा और रोहन भी मजबूरी में तैयार हो गए। दिन जैसे जैसे गुजरा, तीनों के दिलों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शाम होते ही आसमान पर काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चीखने लगी। रात के 11 बजे फिर से वे टनल नंबर 33 की ओर निकल पड़े। इस बार उनके साथ पंडित जी भी थे। उनके हाथ में एक पीतल का दीपक और अगरबत्ती और एक छोटा सा थैला था जिसमें मंत्रोच्चार के लिए सामग्री रखी हुई थी। मीरा ने चलते चलते कहा, मुझे अब भी अच्छा नहीं लग रहा। पिछली रात जो हुआ वो मेरे जहन से नहीं निकल पा रहा है। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, डरना स्वाभाविक है बेटी, लेकिन याद रखो, डर वही जीतता है जो हार मान लेता है। आत्मा को शांति दिलाना पुण्य का काम है। आधी रात होते ही चारों सुरंग के बीचों बीच पहुँचे। अंदर वही ठंडक, वही सीलन और वही अजीब सा बोझिल माहौल। पंडित जी ने दीपक जलाया और जमीन पर रख दिया। धीरे धीरे उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू किया। उनकी गूंजती आवाज़ सुरंग के दीवारों से टकराकर और भी गहरी हो रही थी। आदित्य, रोशन और मीरा पास खड़े हुए कांपते हुए यह सब देख रहे थे। अचानक टनल के अंदर से तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ डगमगाने लगी। दीवार से ठक ठक की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अंदर से हथौड़ा चला रहा हो। मीरा ने घबराकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया और बोली, कुछ होने वाला है। और फिर टनल के अंदर से धीरे धीरे एक सफ़ेद आकृति प्रकट होने लगी। लंबा कद, पुराने ज़माने का कोट और चेहरा आधा छाया में छिपा हुआ था। पंडित जी ने मंत्रोच्चार और तेज कर दिया। दीवारों पर साए नाचने लगे। अचानक उस आकृति की आंखें लाल चमकने लगी। वह चीख पड़ी और बोली, क्यों आए हो मेरी नींद तोड़ने? क्यों छेड़ा मेरी जगह को? आवाज़ इतनी तेज थी कि सुरंग की दीवारें हिलने लगी। यह देखकर तो मीरा चीख उठी। रोशन तो पीछे हट गया, लेकिन आदित्य ने कांपते हुए वहीं खड़ा रहा। पंडित जी बोले, डरो मत, यह उसका प्रकोप है। साहस रखो, वरना सब खत्म हो जाएगा। टनल नंबर 33 के बीचों बीच दीपक की लौ कांप रही थी। पंडित जी लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे, लेकिन माहौल अब भी भयानक था। सामने खड़ी वह सफ़ेद आकृति और भी स्पष्ट होती जा रही थी। चेहरा पीला और सूखा, आँखों में गड्ढी और गहरी, जिनमें से लाल रोशनी जल रही थी। होंठों से खून रिसता हुआ लग रहा था। आवाज़ गूंज रही थी और वह बोल रही थी, मुझे चैन क्यों नहीं देते? क्यों मेरा नाम पर हंसी उड़ाई? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया गया? जैसे ही आत्मा ने यह चीख लगाई, सुरंग की दीवारें धूल मिट्टी से भर गई। ठंडी हवा तूफान की तरह चलने लगी। दीपक बुझने ही वाला था, लेकिन पंडित जी ने अपने हाथों से उसे ढक लिया। मीरा बुरी तरह से कांप रही थी और वह बोल रही थी, आदि, हमने यहाँ से निकलना होगा, यह हमें मार डालेगी। रोहन ने भी डर कर कहा, पंडित जी ये ठीक नहीं है, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। लेकिन पंडित जी ने कड़क आवाज़ में कहा, भागने का सवाल ही नहीं है। अगर आज अधूरा छोड़ दिया तो यह आत्मा और भी खतरनाक हो जाएगी, इसलिए साहस रखो। अचानक टनल की दीवारों पर लाल धब्बे उभरने लगे। ऐसे लग रहा था मानो ताज़ा खून वहाँ से रिस रहा हो। खून की बूंदें टपक टपक कर जमीन पर गिर रही थी। मीरा डर के मारे चीख पड़ी, आदित्य से लिपट गई। रोहन ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी आंखें दहशत में दिखाई दे रही थी। तभी आवाज़ आई, मैं खुद को गोली मार ली है, लेकिन दर्द आज भी है, अपमान अब भी है। फिर अचानक गहरी हंसी गूंजने लगी और वह बोल रही थी, तुम सबको भी वही दर्द दूंगा मैं, हा हा। ले जैसे ही आवाज़ आई, अदृश्य ताकत ने आदित्य को जोर से धक्का दिया।
वह टनल की दीवारों से टकराकर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। मीरा और रोहन ने यह देखकर चीख लगा दी, आदि! पंडित जी ने तो मंत्रोच्चार बंद ही नहीं किया था, बल्कि वह और तेज तेज मंत्र पढ़ने लगे। हवा में जल से भरा कलश छिड़कने लगे। कुछ पल के लिए सुरंग में हल्की रोशनी फैल गई, लेकिन आत्मा फिर भी शांत नहीं हुई। वह आकृति अब आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल भारी थी और हर कदम पर टनल की जमीन हिल रही थी। अचानक मीरा की ओर देखते ही आत्मा ने हाथ उठाया। मीरा की गर्दन जैसे किसी अदृश्य पंजे ने पकड़ ली हो। वह हवा में उठने लगी। उसकी सांसें धीरे धीरे रुक रही थी। रोहन ने घबराकर मीरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। मीरा की आंखें लाल हो गई। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। आदित्य दर्द सहते हुए भी उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, उसे छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी से गुस्सा है तो मुझसे निकालो। आत्मा की आंखें और लाल हो गई। उसने मीरा को जमीन पर पटक दिया। मीरा कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अभी भी वह जिंदा थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार और तेज किया। उनकी आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन आत्मा ने विकराल रूप धारण कर लिया था। उसका चेहरा अब आधा सड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। आंखों से खून की धारा बह रही थी और वह चीख कर बोल रही थी, तुम्हारे मंत्र का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इस मंत्र को रोक दो। मैं अपमान का बदला लेकर रहूँगा। सुरंग में अचानक दर्जनों साए दिखाई देने लगे, जैसे कई आत्माएं उसकी पुकार पर आ गई हों। सारे साए दीवारों से निकलकर दोस्तों की ओर बढ़ने लग रहे थे। पंडित जी ने चीख कर कहा, ध्यान मत भटकाना, यह सब माया है। असली ताकत सिर्फ एक ही आत्मा की है। रोहन और मीरा डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन आदित्य खून से लथपथ माथा लिए हुए वहीं खड़ा रहा और उसने जोर से कहा, कर्नल बरोक, तुम्हारा अपमान इंसानों ने किया था, लेकिन हम तुम्हें सम्मान देने आए हैं। हम तुम्हें शांति दिलाना आए हैं। हमें दुश्मन मत समझो। यह सुनते ही आत्मा कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में क्रोध और दर्द साफ झलक दिखाई दे रहा था। पंडित जी ने मौका का फ़ायदा उठाया और मंत्रोच्चार की गति और तेज कर दी। दीपक की लौ अब उजली होने लगी, लेकिन आत्मा फिर भी गरजी और वह बोली, तुम झूठ बोलते हो। इंसान सिर्फ धोखा देते हैं। अचानक सुरन में कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। दीवारों से जैसे हजारों लोगों के रोने की आवाज़ आने लगी। चारों ओर अंधेरा और घना हो गया। मीरा अपने कान को ढककर जमीन पर बैठ गई। रोहन कांपते हुए आदित्य को पकड़कर पीछे खींचने लगा, लेकिन आदित्य अडिग रहा और वह चिल्लाकर बोला, अगर हम झूठे हैं तो हमें मार डालो, लेकिन अगर हमारी नीयत सच्ची है तो हमें रास्ता दिखाओ। यह सुनकर उसका चेहरा और विकराल हो गया। उसकी आंखों से आग जैसे लपटें निकलने लगी। कुछ सेकंड तक सुरंग थरथरा रही थी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना हवा, ना आवाज़, ना कोई हरकत। सिर्फ पंडित जी की गूंजती हुई मंत्रोच्चार की आवाज़ और दीपक की कांपती हुई लौ। लेकिन यह शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। तीनों दोस्तों को महसूस हो रहा था कि असली कहर अभी बाकी है। टनल नंबर 33 के बीच खामोशी छा गई थी, लेकिन यह खामोशी सामान्य नहीं थी। मानो किसी बड़े विस्फोट से पहले का सन्नाटा था। पंडित जी की आवाज़ गूंज रही थी, दीपक की लौ कांप रही थी और तीनों दोस्त सांस रोके खड़े हुए थे। अचानक सुरंग के अंत से तेज धुंध उठने लगी। धीरे धीरे वह धुंध मिलकर एक विशाल आकृति में बदलने लगी। अब तक सफ़ेद सब कपड़ों में दिखाई देने वाला वह साया बदल चुका था। वह कर्नल बरोक की आत्मा अपने असली रूप में सामने आने लगी। उसका चेहरा आधा जला आधा सड़ा हुआ था। माथे पर गोली का छेदा सांप दिखाई दे रहा था, जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। आंखों से आग की लपटें उठ रही थी। हाथों की उंगलियां लंबी नुकीली हो चुकी थी, जैसे किसी के पंजे
वहाँ पर पड़े हुए हों। उसकी भारी आवाज़ गूंजी और वह बोल रही थी, मैं हूँ कर्नल बरोक, मुझे अपमानित किया गया था ना, और मुझे धोखा दिया था ना, अब मैं सबको वही दर्द दूँ। मीरा रो पड़ी और बोली, भगवान, ये तो इंसान से ज़्यादा राक्षस बन चुका है। रोहन ने कांपती आवाज़ में कहा, ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। आत्मा की उपस्थिति ने सुरंग को पूरी तरीके से बदल दिया था। दीवारें सड़ने लगी, उन पर कीड़े मकोड़े रेंगने लगे, छत से खून की बूंदें टपक रही थी। रेल की पटरी पर अचानक आग भड़क उठी। चारों तरफ ट्रेन आने की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन ट्रेन कहीं नहीं थी। आदित्य ने कांपते हुए कहा, यह सब उसकी शक्ति है, वो हमें डराकर कमज़ोर करना चाहती है। अचानक आत्मा ने चीख मारी। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि सुरंग की दीवारें पूरी तरीके से हिलने लगी। वह सीधा रोहन की ओर बढ़ने लगा। उसने अपने पंजे फैलाए और झपट्टा मारा। रोहन भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका पैर पटरी में फंस गया था। तभी मीरा चीख पड़ी, रोहन! रोहन ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब मौत सामने है, लेकिन तभी पंडित ने राख का गोला हवा में फेंका। वह जलते हुए आत्मा के चेहरे पर आ गिरा। आत्मा दर्द से चीख उठी, ये आग, ये मंत्र! यह कहकर वह आत्मा बोलने लगी। आत्मा पीछे हटी, लेकिन तुरंत और विकराल हो गई। उसने चीख कर कहा, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते, मैं इस सुरंग का मालिक हूँ। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, जमीन फटने लगी, पटरी हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य ट्रेन ने उसकी ओर आ रही हो। मीरा और रोहन घबराकर पीछे हट गए। आदित्य ने जोर से आवाज़ लगाई और बोला, कर्नल बरोक, हमें मारना चाहते हो ना, तो मार डालो, लेकिन हम सच कहने आए हैं। आत्मा आदित्य के सामने आकर खड़ी हुई। उसकी ऊंचाई अब इंसानों से 2 गुनी हो चुकी थी। आंखों से आग बरस रही थी। आदित्य ने कांपते हुए बोला, तुम्हें मजाक उड़ाने वाले लोगों से धोखा मिला है ना, लेकिन हर इंसान वैसा नहीं होता। हम तुम्हारी शांति के लिए यहाँ आए हैं। आत्मा गरजती हुई बोली, झूठ! इंसान सिर्फ धोखा देते हैं। आदित्य ने हिम्मत कर कर कहा, अगर हम झूठे हैं तो हमें यहीं ख़त्म कर दो, लेकिन अगर हमारी नीयत सच्ची है तो हमें तुम्हें मुक्ति दिलाने का मौका दो। पंडित जी ने आदित्य का बात का सहारा लिया और मंत्रोच्चार और तेज कर दी। उनकी आवाज़ इतनी गूंजदार हो गई थी कि सुरंग कांप उठी। उन्होंने कलश का सारा गंगाजल आत्मा की ओर उछाल दिया। दीपक की लौ अचानक तेज होकर सुनहरी रोशनी में बदल गई। आत्मा दर्द से तड़पने लगी। उसके चेहरे पर धुएं निकलने लगे। उसकी चीख कान फाड़ देने वाली थी, लेकिन मरने से पहले आत्मा ने अंतिम कोशिश की। उसने पंडित जी की ओर झपट्टा मारा। पंजे सीने पर चीरने ही वाले थे। रोहन ने पूरी ताकत से दीपक उठाकर आत्मा के सामने फेंक दिया। जैसे ही लौ आत्मा से टकराई, पूरी सुरंग में रोशनी भर गई। आत्मा ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। पहले तो वह पीछे हट गई। अब आत्मा का शरीर पूरे तरीके से धुआं में बनकर विलीन होने लगा। चेहरे की आग बुझ गई। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, क्या मुझे शांति मिलेगी? आदित्य की आंखें भर आई और वह बोला, हाँ, अब तुम्हें कोई अपमान नहीं करेगा, तुम आज़ाद हो। आत्मा ने धीरे धीरे हाथ फैलाए और नीली लौ में बदलकर गायब हो गई। टनल में अब पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। दीवारें पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी थी। पटरी भी शांत हो चुकी थी। दीवार अब स्थिर चल रहा था। अगले दिन जब तीनों दोस्त और पंडित जी गांव लौटे तो वहां के लोग हैरान रह गए। गांव वाले पहले डरे हुए थे कि शायद ये चारों लौटेंगे नहीं करके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सभी सुरक्षित ही लौट आए हैं तो उनकी आंखों में आश्चर्य और राहत दोनों थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बरसों से हमने उस सुरंग की चीखें साफ सुनी हैं। लोग कहते थे वहां जाने पर कोई लौट कर नहीं आता, पर तुम लोग तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अब शायद वह सुरंग स्थापित नहीं रही। दिन बीतते गए।
धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि टनल नंबर 33 का माहौल सचमुच बदल गया है। जहां पहले रात में अजीब अजीब चीखें और कदमों की आहट सुनाई देती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और शांति थी। रेलवे कर्मचारी भी कहने लगे थे कि अब उन्हें वहां कोई डरावनी घटना नहीं दिखाई देती। टनल जो पहले से भूतिया कहलाती थी, अब लोगों के लिए सिर्फ एक सामान्य रेलवे सुरंग बन गया था। आदित्य, रोहन, मीरा तीनों इस अनुभव की गहराई तक बदल चुके थे। तभी मीरा बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आत्माएं सच में होती है, उनका दर्द सच में होता है। रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हम हमेशा भूतों की डरावनी चीज़ें समझते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वे अधूरी कहानियाँ हैं जिन्हें बस शांति चाहिए। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, हमने बहुत बड़ी गलती की थी जब हमने इस सुरंग को मजाक समझा, लेकिन अब हमने सीखा कि हर जगह हर आत्मा की अपनी कहानी होती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। होटल छोड़ते समय वही बुजुर्ग जिन्होंने पहली बार रात को उन्हें यह बात बताया था, वे उनके पास आए और उन्होंने कहा, तुम तीनों बहुत बहादुर हो, तुमने जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता। कर्नल बरूक अब शांति में है और तुम लोग हमेशा उसकी दुआओं में रहोगे। तीनों दोस्त मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक नमी थी। वे जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि इंसानियत का सबक भी सीखा है। जब उनकी ट्रेन शिमला से आगे बढ़ी और टनल नंबर 33 पार किया, तो तीनों ने खिड़की से बाहर झांका। सुरंग अंधेरी थी, लेकिन अब भी उन्हें वहां कोई डर नहीं दिख रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो एक अदृश्य मुस्कान उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। आदित्य ने धीरे से कहा, अब ये जगह भूतिया नहीं रही, ये एक कहानी बन गई है, एक ऐसी कहानी जिसे हम जिंदगी भर याद रखेंगे। ट्रेन आगे बढ़ती रही और हिमाचल की वादियों में गूंज रही थी सिर्फ शांति की आवाज़। तो गाइज़, आज की कहानी इतनी ही थी जिसे हमें आदित्य जी ने भेजी थी। तो गाइज़, इसी प्रकार की स्टोरी सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाला नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस कर लेना। और गाइज़, शेयर ज़रूर से कर देना वीडियो को एक बार। तो गाइज़, इसी प्रकार की स्टोरी सुनने के लिए आप लोग ज़रूर से इस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण, सत साहेब।